हमने बात अब करनी है तोशाखाना केस के हवाले से। बानी पीटीआई के लिए शदीद मुश्किल वक्त है। 24 घंटों के दौरान दूसरे बड़े केस का फैसला भी आ गया है। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी जोजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई। एक भारी भरकम जुर्माना है वो भी आयद किया गया है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ याह्या फरीदी साहब मौजूद हैं। याह्या साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि जब से ये फैसला आया है तोशाखाना का भी और साइफर वाले मामले का भी, हर जगह पर इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि जी गैर मामूली उजरत देखी गई है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये पीटीआई की जो लीगल टीम है और पीटीआई का जो सोशल मीडिया सेल है, उसका सारा एम्फेसिस इसी बात पर है कि बहुत हेस्टी ट्रायल हुआ है, बहुत जल्दी जो है वो फैसला आ गया है। और दूसरा ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उनको नहीं मिला। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि नैब का जो कानून है वो कहता है कि नैब के केस का ट्रायल या ये 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब यानी कि जो करप्शन के केसेस होते हैं उसमें तो वैसे भी ट्रायल जो है वो तेज ही होना चाहिए। ये जो केस है ये तो 6 महीने के लिए लटका रहा, और वो 6 महीने भी इसलिए लटका रहा क्योंकि पीटीआई ने जो है वो अपने 9 वकील तब्दील किए। आप समझ सकते हैं कि एक केस है जिसके अंदर 9 वकील तब्दील हो रहे हैं, और वो तब्दीली भी जब आती थी जब कोई इंपॉर्टेंट मरहला होता था, जैसे कि राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन का जब मरहला आया तो पीटीआई ने अपना लॉयर चेंज कर दिया, और लॉयर ने आकर कहा कि मुझे मोहलत चाहिए, केस को तैयार करना है, मुझे शुरू से तैयारी करनी है इस केस की। ये जो क्लेम पीटीआई ले रही है कि बहुत तेज था ट्रायल या हमें ड्यू प्रोसेस नहीं मिला, मेरे ख्याल में ये एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। ये अदालतों में ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलता। मैं थोड़ा सा इस केस के बारे में बैकग्राउंड देना चाहता हूँ देखने वालों के लिए, बिकॉज मेरे ख्याल में तोशा खाना का जो मैटर था वो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं था, और खास तौर पर इमरान खान के लिए, बिकॉज इमरान खान की हुकूमत में ही सबसे पहले तोशा खाना जो है पब्लिक आई में आया था, क्योंकि उस वक्त जरदारी साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे केस बनाया गया था तोशा खाना का, गाड़ियों का, कि गाड़ियां जो है दोनों ने रिटेन की थी। देखिए, 2018 में इमरान खान की हुकूमत में रूल्स को चेंज किया गया। एक रूल्स है तोशा खाना के एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स 2018। उसके अंदर 5 बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को अगर कोई फॉरेन डिग्नेटरी से गिफ्ट मिलता है तो आपने सबसे पहले तोशा खाना में उसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आपने डिपॉजिट करना है। तो सेकंड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू डिपॉजिट द गिफ्ट इन द तोशा खाना। तीसरा ये है कि आपने प्राइवेट अप्राइजल करवाना है, उसकी असेसमेंट करवानी है, और साथ साथ आपने गवर्नमेंट की एक एवेल्युएशन कमेटी बनती है जो एवेल्यूएट करती है कि गिफ्ट की प्राइस क्या है। और अगर प्राइस की एवेल्युएशन के बाद उसकी आपने पुराना 2018 से पहले कानून था कि आपने 20% रकम जमा करानी है। इमरान खान की हुकूमत ने आकर, क्योंकि इमरान खान का पूरा बयानिया यही था कि हम तो सादिक और अमीन हैं और हम तो रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने 20% से इसको 50% जो है इसका कर दिया कि आप यू हैव टू पे 50% ऑफ द अमाउंट। प्रॉब्लम ये हुई कि जब इनको खुद गिफ्ट्स मिले तो ज्यादातर गिफ्ट में हमें नजर ये आया कि ये 20% के ऊपर ही असेसमेंट करवाते रहे। मतलब कि कानून तब्दील करने से पहले पहले ही जितने गिफ्ट इनके पास आए थे और जो ये रखना चाहते थे, इन्होंने उसकी असेसमेंट 20% भी करके पे कर दी, इवन तो कानून जो है वो 50% का हो गया। अब इस केस के अंदर ये जो तोशा खाना का मैटर था, ये जो कल जो जिस पे सजा हुई है, ये एक ज्वेलरी का गिफ्ट था जो सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बुशरा बीबी को वो रिसीव हुआ था। ये जो गिफ्ट था ये तोशा खाना में रिपोर्ट तो कर दिया गया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया गया। उसके बाद एक प्राइवेट इसकी असेसमेंट करवाई गई ऐसी कंपनी से जिस कंपनी का ज्वेलरी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। एक लेटर हेड, जब एविडेंस की स्टेज आई, जब नैब ने डॉक्यूमेंट्स देखे तो सिर्फ एक आपको डॉक्यूमेंट मिला, वो एक लेटर हेड था इस प्राइवेट कंपनी का, जिसने कहा कि ये इतने अमाउंट की ज्वेलरी है। जब उसकी फिर गवर्नमेंट से असेसमेंट करवाई गई तो वो बिल्कुल मैच करवा दी गई कि ये गवर्नमेंट की असेसमेंट और प्राइवेट असेसमेंट जो है वो बिल्कुल एक ही है। लेकिन जब इंडिपेंडेंटली इसको नैब ने असेसमेंट करवाई तो वो जो अमाउंट का डिफरेंस था वो 10 टाइम्स 15 टाइम्स का डिफरेंस था, और उसके बाद फिर एक 20% की पेमेंट कर दी गई। देखिए, ये सारी की सारी बातें जो है वो रेफरेंस में मौजूद थी, लेकिन पीटीआई की जो लीगल स्ट्रेटजी थी वो बहुत वीक रही। वो रादर देन के मेरिट्स के ऊपर आर्ग्यू करते अपने केसेस को और रेफरेंसेस के अंदर लुकुनास ढूंढते अंडर नैब ऑर्डिनेंस और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड पाकिस्तान पिनल कोड। आप इसको क्रिमिनल केस समझ के इसके रेफरेंस के अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो ढूंढते और उस बात पे आर्ग्यू करते। सीबीआई का पहले दिन की स्ट्रेटेजी ये रही थी कि इस केस को किसी तरीके से डिले कर दिया जाए और इलेक्शन हो जाए, उसके बाद ही हम इस केस को देखें। और इसी वजह से आपको नजर आया कि 9 वकला तब्दील हो रहे हैं,
वकील हर हाजिरी के ऊपर अच्छा आकर ये सब कहते अब हैं कि तो ये फैसला भी हो गया केस का, नैब का, लेकिन अब क्या जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनके पास क्या अब इख्तियार है? हाई कोर्ट में कैसे जाया जा सकता है? और ये बार बार ये बात हो रही है हाई कोर्ट में जाएगा तो ये केस उड़ जाएगा जनाब। ये जो कहते हैं ना कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ वो था ही नहीं वो चीज़ें, तो क्या वाकई ऐसा ही होता है? देखिए, हाई कोर्ट में अब इमरान खान और बुशरा बीबी के पास जो रेमेडी है वो यही है कि वो अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। लेकिन अपील फाइल करने के लिए आपको ग्राउंड्स आपके बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इस केस के अंदर उनके पास जो ग्राउंड है वो यही है कि हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो क्लोज कर दिया था जज साहब ने। और दूसरा तो लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर हाई कोर्ट जो है वो भी सवाल उठाएगी कि ये क्लोज क्यों किया गया था। और जब फैक्ट शीट सामने जाएगी और पता चलेगा कि आप तो 9 बार अपने वकील तब्दील करते थे और 3 बार आपको मोहलत दी गई कि राइट क्रॉस एग्जामिन कर लें, तो जब भी आपने कभी क्रॉस एग्जामिन नहीं किया और आप हर पेशी के ऊपर एक नई दरखास्त ले आते थे कि पावर ऑफ अटर्नी ले आते। पहला पॉइंट तो वो वकीला यही रख रहे हैं कि जब 342 का वो जो बयान होता है वही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो जजमेंट इस पे आ ही नहीं सकता। इस पॉइंट को भी तो रखा जा रहा है। देखिए, 342 का जो बयान है वो इमरान खान को मोहलत दी गई। उन्होंने कहा मैं अपने वकील जब मेरे आएंगे तो फिर मैं उनसे पूछूंगा और फिर उनको दिखाऊंगा और फिर उनको आपको जमा तो कराऊंगा। जो भी वजूहात हो ना, हुआ तो नहीं ना। नहीं, उसके देखिए ये राइट जो है ये अब जज साहब जो है वो अब सालों साल ये वेट तो नहीं करते रहेंगे कि आपका 342 का बयान आ रहा है उसी तरीके से जैसे वो आपके वकील का वेट करते रहते हैं कि आपके वकील आएंगे। देखिए, अदालती कार्रवाई तो जज साहब ने चलानी है। ये जो सारे के सारे प्रोसीजर्स हैं, 342 हो गया या एग्जामिनेशन हो गई, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई, ये तो बेसिकली जज साहब की कार्रवाई के लिए मौजूद हैं कि जज साहब जो है वो बेहतर तरीके से केस का अहाता कर सकें कि ये फेयर क्या है और अनफेयर क्या है। लेकिन इस प्रोविजंस को यूज करके अगर आप केस को डिले करेंगे, अगर आप चाहेंगे कि केस जो है वो चले ही मत, प्रोसिक्यूशन हो ही मत, तो ये तो फिर एक किस्म का एक्सेस टू जस्टिस। लेकिन इसमें वो कहा जा रहा है ना कि जो जिरा का हक उन्होंने उसका खत्म किया था वो बहाल नहीं हुआ था, उसकी बहाली के लिए तो वकील हाई कोर्ट गए हुए थे तो वो वहां नहीं पहुंच सके, जिसके बाद जज साहब ने कहा गया कि जी फैसला सुना दिया है। ये मामलात या जो ये फ्लॉज जिनकी बात अब ये लोग कर रहे हैं पीटीआई के वकीला, ये डिस्कशन अब होगा हाई कोर्ट में, तो इससे फर्क पड़ सकता है इस केस पे, कोई इस सजा पे? देखिए, जब हाई कोर्ट में अपील फाइल होगी तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ड्यू प्रोसेस जो है वो मिला या नहीं मिला, और आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फेयर ट्रायल गारंटी करता है, इसके ऊपर बहस जो है अब हाई कोर्ट में जरूर होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी होगी अगर हाई कोर्ट से इनकी जो अपील है वो खारिज हो जाती है। और यकीनन जजेस जो है वो इस बात को देखेंगे कि ये जो राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन क्लोज किया गया, क्या ये फेयरली क्लोज किया गया या इसमें हेस्ट थी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात भी जरूर है कि क्या आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई थी या नहीं की गई थी। क्या अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आपने हर बारी वकला तब्दील करने की एप्लीकेशन फाइल की या नहीं की। तो ये इंपॉर्टेंट मामलात भी हैं जो अदालतें देखेंगी कि क्या कोई जुडिशरी को या अदालत को यूज करके केस को डिले करना चाह रहा हो और आपकी इंटेंशन उसमें बड़ी क्लियर नजर आ रही हो, तो अदालतें हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो आपको कितना लेवरेज प्रोवाइड करेंगी। देखिए, यही तो वजह है कि हमारे अदालतों के अंदर केसेस जो है वो पेंडिंग रहते हैं। मेरे और आप जैसे लोगों के केस जब हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा ही होता है कि हर हाजिरी के ऊपर एक नई एप्लीकेशन फाइल हो जाती है ताकि केस जो है वो चलाया ना जा सके। ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं। देखिए, ये करप्शन के मैटर्स हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इसमें हेड ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स इन्वॉल्व है, इसके अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है। अगर आप इन केसेस के अंदर भी आपकी लीगल टीम जो है वो यही स्ट्रेटेजी अपनाएगी कि आप हर बारी जो है वो केस को डिले करते रहे, तो देखें कहीं ना कहीं जाकर तो फुल स्टॉप आना ही आना था। अच्छा, अफरीद साहब, ये आप बड़ी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हैं कि उनके लॉयर्स ने खासा इस चीज़ के केस को जिस तरह से चलाया है वो भी अब भुगतता जा रहा है। लेकिन ये बार बार ये बात की जा रही सोशल मीडिया पर, एक जो परसेप्शन है कि जनाब गाड़ियाँ लेने वाले बच गए और घड़ियाँ लेने वाले फंस गए। तो ये गाड़ियों के केस और घड़ियों के केस में फ़र्क क्या था? तोशा खाना से तो उन्होंने भी लिया, तो वो नहीं पकड़े गए और ये पकड़े गए। इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कानूनी तौर पर। देखिए, ये जो मामला है ये एक नैब का रेफरेंस है जो इमरान खान की हुकूमत में बनाया गया था प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसका पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, लेकिन एक 93 में उनको गाड़ी मिली थी। कैबिनेट ने रिलैक्स किए थे तोशाखाना के रूल्स, और उसके अंडर जो है वो जरदारी साहब को कुछ लिबिया के सदर ने गाड़ियां दी थी, वो उन्होंने रिटेन की थी, और नवाज शरीफ ने 93 में जो उनको गाड़ी मिली हुई थी वो उनको रिटेन उन्होंने की थी। देखिए, बात यह है कि इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि केसेस जो है वो इमरान खान के हों या वो नवाज शरीफ के हों या जरदारी के हों, किसी केस को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, यानी कि ये केसेस जो है पॉलिटिकल परसिक्यूशन के लिए यूज नहीं करने चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट देखिए बात यह है कि ये आर्ग्यूमेंट जो है ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या जलसों और जलूसों में लिया जा सकता है, वहां पे अच्छा भी लगता है, लेकिन अदालत में तो आपने अपना केस अपने मेरिट्स पे लड़ना होता है। अदालत में आप जज आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे रेफरेंस से पहले आप नवाज शरीफ का रेफरेंस का फैसला करे या जरदारी साहब का फैसला करे। इस तरीके से तो फिर हर कोई जो है वो इस सर्कल के अंदर ही भागता रहेगा कि मेरे केस से पहले दूसरे का केस जो है वो रिजॉल्व हो। और मैं यही बात कर रहा हूँ कि पीटीआई की जो लीगल स्ट्रेटेजी है वो हम पहले दिन से फ्लॉड इसीलिए है बिकॉज अपने केस के मेरिट्स पे फोकस करने के बजाय उनका फोकस इसी बात पे रहा है कि हमारे खिलाफ जो है वो मुहिम चलाई जा रही है या हमें सिंगल आउट किया जा रहा है, जबकि ये अदालत के अंदर तो आपने कानूनी कागजात को देखना है, जो चार्जेस आपके खिलाफ फ्रेम हुए हुए, जो एविडेंस नैब ने पेश किया है, आपने अपने एविडेंस के थ्रू उन चार्जेस को डिस्क्रेडिट करना है। अब आप ये मुझे बताएं कि पीटीआई की लीगल टीम जो है उसने कितनी बार वो डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की मेरिट्स के ऊपर, लेकिन हमें हर दिन टेलीविजन पे या जलसों और जलूसों में ये ऐसा ही नैरेटिव मिलता था कि हमें सिंगल आउट किया जा रहा है, हमारे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन अदालत में जब ये आर्ग्यूमेंट नहीं लिया जाएगा तो फिर अदालत में आप ऐसे ही रिजल्ट्स देखेंगे जो आपके सामने आए हैं। अब आप कह रहे हैं कि आगे क्या नजर आता है, देखिए दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो ये हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट के अंदर इनकी प्ली यही होगी कि हमें ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, और जरूर हाईकोर्ट रेप्रीमैंड भी इस बात पर होगा कि आपने क्या किया, आपका रवैया क्या था, आप केस चलाना चाहते थे या नहीं चाहते थे। लेकिन अगर तो ये ट्रायल कोर्ट के पास वापस भी चला जाता है तो इम्पोर्टेंट ये है कि एविडेंस तो यही रहेगा, एविडेंस को आप कैसे शैटर करेंगे। आपने कहीं पे इस बात को तो डिसरिगार्ड इसको बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है मामला कि असल चीज़ जो है वो एविडेंस है, जो असल है कि आपने दिया क्या है, जो आपने किया है, असल बुनियाद तो वो है। आप बाकी चीज़ों में कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन एविडेंस सबसे अहम चीज़ होती है किसी केस में। बहुत शुक्रिया या फरीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके लिए शदीद मुश्किलात आगे हैं रहनी है, और देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है, क्योंकि ऐलान तो उन्होंने कर दिया कि हम जाएंगे हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।